हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आई एम विकास कुमार एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू सीटीएस एकेडमिया। और गाइस, आज बहुत लंबा वेट हम लोगों का खत्म हुआ। आज आपका सीएपीएफ का एग्जाम हुआ और सीएपीएफ का एग्जाम जिसका बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार था वो सब लोगों ने दिया। और एग्जाम देने के बाद थोड़े से परेशान भी हैं कुछ लोग, क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ठीक ठाक था। ठीक है, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अच्छा एग्जाम पूछा हुआ था, इतना ईजी नहीं था, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि आपके पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के आई विल मार्क ऑल द आंसर्स फॉर यू पीपल। पेपर का पूरा कंप्लीट एनालाइज करेंगे। देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है, क्योंकि पेपर का अगेन मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेसिकली क्या रहा। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, तो फटाफट से देख लेते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम, तो सबसे पहले हम अपने मेजर सेक्शंस की बात कर लेते हैं जो हम सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं। तो जैसा आप सब लोगों ने देखा कि साइंस तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा इजी पूछ रखी थी। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड आपके बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के उठा उठाकर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जितना मैंने यूट्यूब की भी वीडियोस में साइंस कराया, अगर आप उसमें से करके जाते हो तो 22 से 23 क्वेश्चन आपके इजीली डुएबल थे। और मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिला दूं तो नियर अबाउट 25 क्वेश्चन आपके साइंस के कंप्लीटली पूछे हुए थे। दूसरी चीज जो लोगों को डाउट रहा कि सर हम पॉलिटी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं फॉर सीएपीएफ, तो पॉलिटी जो है वो थोड़ी सी इस बार कम पूछी गई और उसमें दो तीन क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, जिनमें आप थोड़े परेशान हो सकते थे। तो सिर्फ आप ही परेशान नहीं हुए हो, सब परेशान हुए हैं, तो इतनी ज्यादा टेंशन इस बात के ऊपर नहीं लेनी है। अगला आते हैं, तीसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ एंड रीजनिंग। अगर हम मैथ एंड रीजनिंग की बात करें तो मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं सीएपीएफ के अंदर वो 25। लेकिन हैरानी ये हुई कि रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ आपके मैथ से क्वेश्चन आए थे। नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर मैथ्स। और ज्योग्राफी एज एक्सपेक्टेड आपके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग टू माय काउंटिंग देयर वर 17 क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी का आप नियर अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क कर सकते हो, देयर वर अराउंड 15 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा थे। करंट अफेयर्स में इस बार बहुत थोड़ा सा ट्रेंड जो है चेंज किया गया। करंट अफेयर्स में आप देख सकते थे कि भर भर के एग्जाम में स्कीम्स पूछी हैं। स्कीम्स के अलावा भी आपके करंट अफेयर्स पूछे गए। डिफेंस में थोड़े से क्वेश्चन ठीक ठाक डाले, जहां पे मिसाइल्स वगैरह की आपसे बात करी गई कि क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स के भी नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें से काफी सारे मैंने यहाँ यूट्यूब पे आपके लिए कवर कर रखे थे, लाइक स्टैंड अप स्कीम एंड ऑल, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ही करे थे। उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के बाद आता है इकोनॉमिक्स के भी थोड़े से ठीक क्वेश्चन थे, और बाकी आपका एनवायरमेंट एंड डिफेंस बचता है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा डिवाइडेड था। आप सब लोगों ने एग्जाम दिया है तो ज्यादा बताने की आपको जरूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर पोर्शन वाइज बात करूं, तो एक सब्जेक्ट हमारी छूटती है, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के नियर अबाउट 16 क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री के 16 क्वेश्चंस थे। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं जिससे आपको अंदाजा लगाना है कि आपका एग्जाम जो है अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, वो ये है कि साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे। तो साइंस में अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो नियर अबाउट 22 टू 23 आपको करने चाहिए थे। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे बॉयज जो आपको हिला सकते थे और जो थोड़े से ट्रिकी थे। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड श्योर हो नियर अबाउट द 8 क्वेश्चंस, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पॉलिटी में। मैथ एंड रीजनिंग की हम बात करें, इफ यू वर एबल टू मार्क अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चंस, अच्छा स्कोर है आपका। इन ज्योग्राफी नियर अबाउट 12 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व आउट करा है। करंट अफेयर्स की हम बात करें तो 14 नियर अबाउट 12 टू 14 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करे हैं। हिस्ट्री की मैं थोड़ी सी बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी कम बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि देखो हिस्ट्री जो है ना, इस बार थोड़ी सी अलग पूछ ली गई। हिस्ट्री हालांकि हर बार ये अलग पूछी जाती है, बोलते हैं कि भाई थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, कम ध्यान देना चाहिए इस पर, इसीलिए हमने पढ़ा भी बहुत लिमिटेड था हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो फोकस किया वो आर्ट एंड कल्चर पे किया। आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए आपके, पेंटिंग वगैरह से, और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मैंने एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर के ही देखे। तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन आप पे, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो है वो स्कोरेबल थे। तो आराम से अगर आप इस एग्जाम के हिसाब से चलते हो, अगर इसका डिफिकल्टी लेवल देखते हुए, तो आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो नियर अबाउट 120 टू 125। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। एडिशनली मैं ये चीज बता देता हूं कि एवरी ईयर कट ऑफ वेरीज, ठीक है। आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ, एंड जो भी लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर रहे हैं। तो अगर आप इसके आसपास भी हो तो यू आर इन द गेम, ठीक है। अपनी आगे की प्रिपरेशन शुरू करना, बट ऑलवेज कीप अ होप, ठीक है। अपनी होप रखनी है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फिर फटाफट से मैं आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करा देता हूं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपका, भाई ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इंडिया की कौन सी है? हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। आप देखो हम सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, अगर हम सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं
तो इतना तो एक्सपेक्ट करता है हमसे कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ करके जाए। तो सबसे पुरानी है हमारी असम राइफल्स। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई एजेंसी हाउसेस क्या है। ये बैंकिंग जैसे बॉडीज थी, ठीक है, जो ट्रेड वगैरह कैरी करते थे हमारे जो कंपनीज थी आपके अंग्रेजों की। तो उसमें पहला ऑप्शन है इंपोर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन इन लेट 19th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसीज वाज कन्फाइंड टू कलकत्ता, ये बात सही नहीं है। सो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, वन ओनली इज करेक्ट। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोलकाप्पियम इज नॉट करेक्ट। भाई तोलकाप्पियम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट वाज कंपोज्ड बाय पाणिनि, बिकॉज इट वाज नॉट कंपोज्ड बाय पाणिनि, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो ये मैंने बहुत बार आपको कराया, चाहे पॉलिटी की बात करते करते या पॉलिटी की बात नहीं करते करते, जब मैं पेपर 2 के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है, या फिर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जनरली भी हम क्लास में जब बात करते हैं, तो मैंने ऐसी चीजें मैं आपको जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है छोटी मोटी बताते रहता हूँ। और अगर आप वो चीजें भी क्लियरली सुनते हो तो 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके उस करंट अवेयरनेस पे हो जाता है कि हाँ इतनी अवेयरनेस बंदे से एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। एडिशनली साइंस पॉलिटी तो पूरा ही वो था जो हमने कवर किया था। साइंस तो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि भाई चाहे सीएटीएफ हो चाहे सीडीएस हो, प्लीज 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 साइंस छोड़कर नहीं जानी है। कहीं से भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, गो थ्रू माई यूट्यूब वीडियोज बॉयज। मेरी यूट्यूब वीडियो से भी अगर आप सिर्फ साइंस कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आज आप देख लो सीएपीएफ का आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सितंबर में आपका सीडीएस है वहां के भी सारे क्वेश्चन होंगे, पिछली बार भी हुए थे। यह चीज रिपीटेडली आती है और मैं साइंस के लिए हमेशा तुम्हें यही चीज बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंसली स्टेट्स में के से रिलेटेड कौन सा नहीं करेक्ट था। तो जब ब्रिटिशर्स थे, जब इंडिया का फाइनली हो गया कि भाई हाँ ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं, तो 2 सेपरेट स्टेट बना दी उन्होंने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको बोल दिया तुम या तो पाकिस्तान में जाओ या इंडिया में। तो वही क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिसीजन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वाज लेफ्ट नॉट टू पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट बट टू प्रिंसली रूलर्स, बिल्कुल सही बात है। लोगों को थोड़ी ना ऑप्शन दिया था, ठीक है, प्रिंसली रूलर्स को दे दिया था। रूलर ऑफ ट्रेवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर फाइनली ज्वाइंड इंडिया थ्रू प्लेबिसाइट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि प्लेबिसाइट नहीं हुआ था ट्रेवनकोर में। जम्मू कश्मीर आपने देखा क्या हुआ था, हैदराबाद में आर्मी भेज दी गई थी, जम्मू कश्मीर में ट्रीटी के चलते हुआ, ठीक है, मणिपुर आपका आया बाद में, फिर ट्रेवनकोर। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज ऑथराइज्ड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, दैट इज रत्नावली। रत्नावली इज रिटन बाय हर्षवर्धन। किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम बात करते हैं ब्रॉन्ज नटराज ऑफ चोलास, ठीक है, तो ब्रॉन्ज नटराज ऑफ चोलास इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग ऑफ डांस। नेक्स्ट आते हैं अना सागर लेक इज सिचुएटेड, ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, मैं तुम्हें गूगल करके बता रहा हूं। तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो ऐसे आएंगे जिनसे आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप जब रियल टाइम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको उतना ही स्कोर करना है जो आप कॉम्पिटिटिवली बाकियों से ज्यादा स्कोर ला सको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था, बट इट इज बेसिकली सिचुएटेड इन राजस्थान। मूविंग हेड टू क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये मैंने यार आपको करंट अफेयर्स में करा रखा था, जो फेब के करंट अफेयर्स मैंने सीडीएस के टाइम पे कराए थे, बोला था सीएपीएफ के लिए भी देख लेना। तो 2 फेब को हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। गंगा सागर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का। देखो ये तो इतना न्यूज में रहता है, इतनी कॉमन सी बात है कि भाई फरक्का कहां पर है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, मतलब इंडियन बॉर्डर पे है, वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर शेयर होता है आपका। तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, भाई फरक्का हमें पता है बांग्लादेश के बगल में है तो बांग्लादेश ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कौन सा, अरावली हिल्स भाई राजस्थान में कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं डेक्कन हिल्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने पीडीएफ में भी ये मेंशन किया था कि कार्बी एंगलोंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। बीच में आपका कार्बी एंगलोंग पास आ जाता है, उसके बाद फिर कार्बी एंगलोंग दोबारा से शुरू हो जाता है। मूविंग हेड टू क्वेश्चन नंबर 11, देखो ये भी अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल यार, इतना नहीं पढ़ते हम। ये पढ़ते हैं कि झुम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को बोलते हैं, झुम हमारा असम मिजोरम इन सब में होता है, बट 50% से ज्यादा झुम कहाँ हो रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को तुम छोड़ भी देते हो, तुक्का मार के आते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, बट मिजोरम इज द करेक्ट रिस्पांस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, दिवेही इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, ये थोड़े से करंट में आजकल मालदीव से हमारे बहुत सही मामला चल रहा है। मालदीव से आजकल हमारा बड़ा सही मामला चल रहा है, ठीक है, हम इतनी सारी चीजें देते हैं। मालदीव हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस मैं मार्क कराऊंगा क्वेश्चन। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है चाइना वाइना को टैकल करने के लिए। तो मालदीव से ये लैंग्वेज जो है मालदीव में भी बोली जाती है, तो दिवेही तो फिर आपको एलिमिनेट करना था कि भाई मालदीव के पास में हमारा बेसिकली आ क्या सकता है, मालदीव के पास हमारा क्या आ सकता है, लक्षद्वीप। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। अब ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है
कि भाई क्या क्या सोर्स होते हैं लॉ के। जिन लोगों ने मेरे से पॉलिटी पढ़ी है वो उनको बहुत मजा होगा पॉलिटी क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं चाहता था कि पॉलिटी के थोड़े ठीक से क्वेश्चन पूछे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें लॉ देता है, तो भाई ये तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। स्टैट्यूट क्या होता है, ये हम बार बार समझाता था मैं आपको कि एनी लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट इज स्टैट्यूट। तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता रहता है आए दिन, बिल्कुल सही बात है, वो भी पावर है। फिर आता है आपका केस लॉ। तो कोई भी केसेस आते हैं जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट उनमें अपना जजमेंट देता है, और हमने पढ़ा था भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है दैट इज ऑफ एविडेंटरी वैल्यू। फिर आता है कस्टमरी लॉ। अब कस्टमरी लॉ के जो भी कस्टम्स हमारे यहाँ चले आ रहे हैं उनसे भी हम बहुत सारी लॉस को इंटरप्रेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14, which among the following is are the functions of cabinet secretariat? कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या होते हैं, मैंने आपको बेसिकली चलते चलते बताया था कि भाई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे आराम से। कैबिनेट सेक्रेटरीट का मतलब होता है कि एक तो आपका मेन कैबिनेट है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज योर कैबिनेट। बट स्पेशली इन दैट कैबिनेट, अब कैबिनेट मेंबर थोड़ी ना सारे काम करते हैं। मैंने बताया था भाई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस जो बड़े ही बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो उनके पीछे बैठ के सारा काम करते हैं, वही आपके कैबिनेट सेक्रेटरीट बनाते हैं। तो उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, टू एंश्योर इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, भाई इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन बना के रखना, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशंस इन द कंट्री। अब कंट्री में क्राइसिस सिचुएशन आ रही है तो इससे कैबिनेट डील करेगा, सेक्रेटरीट नहीं करेगा यार। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा है, बट आप दिमाग से सोचोगे इसको तो कैबिनेट डील करेगा, तो एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। फाइनेंशियल कमिटीज आपकी, इन पे हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपका एग्जामिनर। मोर मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, बिल्कुल नहीं। जितनी भी आपकी कमिटीज हैं उनमें मोस्टली लोकसभा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जितनी भी आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज है, क्योंकि लोकसभा इस हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है कि लोकसभा को थोड़े से प्रिविलेजेस होते हैं इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या ये बात सही है, ठीक है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैंने बार बार बोला था कि पॉलिटी में क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे भूल जाना कि आपका अच्छा स्कोर आने वाला है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेंगे यार, ये तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको बताई थी एक चीज, मैंने कहा यार एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा मिनिस्टर्स के खिलाफ तो वो हट जाएंगे सारे, अगर पास हो गया तो। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक हमने पढ़ा था सेंस्योर, सेंसर वर्ड का मीनिंग पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने बताया सेंसर मतलब निंदा करना। अब निंदा एक मिनिस्टर की भी हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा मिनिस्टर्स की भी हो सकती है, सारे मिनिस्टर्स की भी हो सकती है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्योंकि सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें बताना है नॉट करेक्ट। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा चलिए, बात तो ये बात मजा नहीं आ रहा क्योंकि कैन नॉट आ गया यहाँ पे, मैंने कैन पढ़ा था। अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यार ये तो स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मैं सेंसर मोशन लेकर के आ सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रिस्पॉन्स होगा आपका। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। अब यहाँ पे अमृत की बात की गई है। मैं बार बार आपको पढ़ाते हुए बताता था कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है या तो फुल फॉर्म पूछेगा, इस बार फुल फॉर्म नहीं पूछी है तो उनके काम पूछ लिया आपसे। अब जो अमृत स्कीम है हमारी, ये बेसिकली 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, और 2015 में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, ये हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब अमृत के अंदर हमने क्या कहा था, रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने बोला था कि भाई सारे एरियाज में टैप वाटर पहुंचेगा, सीवेज अच्छा करा जाएगा, स्पेशियस बनाया जाएगा। तो उसी से आप समझ सकते थे कि वाटर सप्लाई की बात करी गई थी, बिल्कुल करी गई थी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग, बिल्कुल। मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात नहीं करी गई थी, तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, Nowadays, non-fungible tokens are talked about. Non-fungible tokens बहुत न्यूज में है। Non-fungible tokens हम किन चीजों को बोलते हैं, उनको फटाफट से एक बार देखते हैं। Non-fungible tokens, Non-fungible tokens का मतलब होता है डिजिटल एसेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन। जो भी आपके डिजिटल एसेट्स होते हैं, मान के चलो आपका कोई भी फोटो है, आपकी कोई भी वीडियो है, उसे आप पैसों से बेच रहे हो, ठीक है, तो वो डिजिटल एसेट आपका, वो आपका नॉन फंजिबल टोकन होगा। इस तरीके से हम बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, टर्म Sagittarius A sometimes mentioned in news, so it is basically supermassive black hole in our Milky Way galaxy. तो ये हमारे ब्लैक होल का नाम है। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेटेस्ट गाइडलाइंस। ठीक है, इसको ये इससे रिलेटेड आई एम डाउटफुल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मार्किंग दिस पर्टिकुलर आंसर। 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं
जो थोड़े से डाउटफुल हैं, तो अभी उनको साइड में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। देखो ये जो प्रिंसिपल आया इंटरनेशनल लेवल पर आया, और इसमें हमने बात करी गई कि भाई अलग अलग नेशंस की उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस वॉज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, दिस वॉज बेसिकली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब आप यहां से ऑप्शन देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो WHO कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल नहीं, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल नहीं, कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो क्लाइमेट चेंज से हमारी एक ही ऑप्शन से बात होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से आएंगे नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, बैड बैंक हम किसको कहते हैं? बैड बैंक बॉयज हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया? इसके लिए आपका है टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग वाज डेवलप्ड, ठीक है, ये मुगल्स के टाइम पे डेवलप हुई थी, ठीक है, ये मुगल्स के टाइम पे आपकी डेवलप हुई थी ऑयल पेंटिंग, दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग ऑप्शन नंबर सी। एज पार्ट ऑफ लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भैया नॉर्थ ईस्ट में क्वेश्चन आपके आजकल पूछे जा रहे हैं और बहुत पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़नी चाहिए। तो लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आई है हमारी, उसमें कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसको हम बांग्लादेश से कनेक्ट कर रहे हैं? तो भैया बांग्लादेश के इधर सबसे पहले कौन सी आती है? त्रिपुरा, त्रिपुरा से याद आया अगरतला, ठीक है, तो सबसे इजी आंसर हमारा हो गया। तो एलिमिनेट करके भी आप कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप पूछ रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होते हैं यार? इससे देखो, अब एक आधा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछा, तो इजी भी तो बहुत पूछा ना आपसे पॉलिटी में, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें तो पहले गोली मार दो। दे आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों अपॉइंट करेगा भैया? ठीक है, तो दो ही ऑप्शन बचे, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, कोई मतलब है, कोई सेंस है इस बात का? नहीं। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए आपके। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following artworks was hailed by Sister Nivedita as the first masterpiece of Indian art? इसका आपका आंसर बनता है भारत माता बाय अभिंद्रनाथ टैगोर। ऑपरेशन संकल्प, ये मैंने आपको बताया था कि भाई इट इज द ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट आइए, ठीक है, रिगार्ड टू ट्राइबल वेलफेयर, अगेन इट इज अ डाउटफुल क्वेश्चन। 3 डाउटफुल क्वेश्चन है टोटल पेपर में मेरे, जो मैं आपको मार्क नहीं कराऊंगा अपनी तरफ से। तो 28 इसको भी साइड रखते हैं। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इस पे भी मतलब बहुत सारी चीजें मैंने देखी, मतलब बहुत जगह से रिसर्च किया, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। और देखो जो भी आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, प्लस माइनस 1 2 3 मान के चलना, बाकी मैं आपको वही आंसर दे रहा हूँ जो बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है, तो यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो बैटल ऑफ रक्षाशी तांगड़ी, ये क्लास में और नोट्स में भी मैंने दिया था आपको कि भाई बैटल ऑफ तालीकोटा, ये आपकी बहामनी किंगडम और इनके बीच में जो हुआ था। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान, तो ये ग्रीक आर्मेरिक लैंग्वेज में है, खरोस्ती, और ये तो इंडिया पाकिस्तान में थे, तो ये अफगानिस्तान की बात हुई है, तो ग्रीक एमरिक स्टाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कॉइनेज हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन, अगेन फिर से आपको देख रहे हो आर्ट एंड कल्चर से भैया भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेन देखो मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू मच, बिकॉज आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, सब आंसर ही चेक करने के लिए आए हो, आज पढ़ाई का दिन नहीं है, आज बस आंसर चेक करो और आराम करो, पार्टी करो। चलो फिर आते हैं 33 क्वेश्चन। तो ये हमारी कुछ रिवर्स के पुराने नाम है, वैदिक नाम है, और ये कुछ मॉडर्न नाम है, ठीक है, कुछ वैदिक नाम है बॉयस और कुछ है हमारे मॉडर्न नाम, तो इनको बेसिकली हमें देखना है। तो अगर मैं बात करूं तो भाई आपकी दृशादवती इज योर चौतंग, ठीक है, चौतंग रिवर। दूसरा अगर मैं आता हूं तो आपकी अक्षिनीश चेनाब, ठीक है, अब अक्षिन भैया मेरी चेनाब है, तो मेरा 2 और 1 पहले होने चाहिए, तो 2 और 1 मेरे कहा है? ऑप्शन नंबर बी में है, एलिमिनेट करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 34, तो इसमें पूछा कोठारी कमीशन। अब यार देखो इतने सारे क्वेश्चन है यार पूछने को, बट क्वेश्चन क्या पूछा? कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन कब आई? 1964 में आई थी, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते थे, बट ये तुक्के वाले और छोड़ने वाले क्वेश्चन, तो इनमें यार टेंशन नहीं लेनी, सब नहीं छोड़े होंगे। नेक्स्ट आओ, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको ओशियनोग्राफी कंप्लीट करा रखा है यूट्यूब पर ही, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन है कि भाई गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट होता है, बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाता है। लेब्राडोर जहां फिशिंग बैंक बनता है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आता है, लेब्राडोर आता है, तो भैया कोल्ड है ऊपर से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। 36 पे आइए, अगेन ये कॉमन साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है, कॉमन साइंस का क्वेश्चन था, अब अच्छे से लगा लिया जिसने, बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरियाज आर नोन एज कन्फर्मल मैप्स। कन्फर्मेबल मैप्स वो होते हैं हमारे जो शेप पे ज्यादा फोकस करते हैं, इन कंपेयर साइज पे फोकस नहीं करते, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मल मैप्स। ये 6th 7th की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधा है। मैप्स आर यूज्ड टू शो स्पेशल रिलेशनशिप, बिल्कुल, ठीक है। मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं यार रूट भी दिखा सकते हैं, तो 36 में है। मैं जाऊंगा भैया आपके ऑप्शन नंबर
ठीक है 7, ठीक है भाई 1 ठीक है मेरा, और 2 भी ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट सर्कल इज नॉट करेक्ट। देखो ग्रेट सर्कल क्या होता है, आपकी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर आप कोई भी सर्कल बनाते हो जो अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांट देता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल, जो 6th की एनसीईआरटी में है, ठीक है, उसे ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, से बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट बताना है। एवरी ग्रेट सर्कल इज सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के चारों तरफ आप सर्कल बना रहे हो 2 पॉइंट्स को पकड़ के, तो वो सर्कमफेरेंस ही हुआ, कितनी नॉर्मल सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ग्रेट सर्कल्स मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट्स बिटवीन लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस, ये भी ठीक है। ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ थ्रू द 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स। इसमें मजा नहीं आया, ठीक है, तो डी ऑप्शन आप इजीली लगा सकते हो। देखो ये कितना आपको दिखने में कितना एकदम तगड़ा क्वेश्चन लगेगा, बोला अरे इसने तो सर जिंदगी बदल दी, मतलब क्वेश्चन आए हाय सर 38 क्वेश्चन का ही है, लैप्स रेट, ओहो सर दर्द हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में यार, जब मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था तो एटमॉस्फेयर में मैंने ये समझा था कि आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भाई मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है कौन सी है, कहाँ आयनोस्फीयर है, क्या है। उसके हिसाब से मैंने ग्राफ बताया था कि भाई पहले टेम्परेचर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, इस तरीके से। तो वही नॉर्मल लैप्स रेट, अब ऑप्शन पढ़ के कर लेता बंदा इस क्वेश्चन को, कि टेम्परेचर इज हाईएस्ट एंड ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। तो हमें पता है कि हमारे ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो हमारा प्रेशर और डेंसिटी कम होता हुआ जाता है। आई एम रियली सॉरी बॉयज, सॉरी। तो टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, यहां तक बात तो बन रही है। दूसरा, टेम्परेचर इज लोएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। भाई टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है ना, मतलब इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है। अगर सिर्फ इंक्रीज होता विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड तो मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर कैसे होती मेसोस्फीयर। टेम्परेचर रिमेन्स स्टेबल, तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब कुछ लोग ए और डी में, देखो ए और डी में आपका कंफ्यूजन लाजमी है, ए और डी में कंफ्यूजन लाजमी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर के ग्राफ के हिसाब से लाओगे जो एनसीईआरटी में बना है कि भाई पहले टेम्परेचर सर इंक्रीज होता है, फिर घटता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर घटता है, इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था, तो आप उसके हिसाब से लाओगे। बट यहाँ पे हमें नॉर्मल लेफ्ट साइड के हिसाब से पूछा है, तो हम यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, घटता ही जाएगा तो बहुत कोल्ड हो जाएगा, लेकिन बीच में फिर से बढ़ता है, तो इस हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाकर मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट आइए, 39 ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इस पर तो शार्प लगे उन लोगों को जो गलत करके आए, मानस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लैंडमार्क केस ऑफ डीसी बार स्टेट ऑफ बिहार। भाई साहब जब मैं आपको, ठीक है, जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाता हूं तो मैं चीख के ये चीज पढ़ाता हूं आपको, भाई सारे केसेस बताता हूं मैं आपको, कूपर केस, ये केस, वो केस, सारे केसेस बताए थे। मैंने बताया था भाई डीसी बार स्टेट ऑफ बिहार में, मैंने बताया था कि कितनी बार इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बार इमरजेंसी लगी, माथा खराब हो गया। तो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने के लिए ये केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई तुम बार बार ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते सेम सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो इससे क्या है, स्टेट की ऑटोनॉमी खराब होती है, तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड था। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी बहुत ईजी है। ऑपरेशन फ्लड जो है हमारा वो दूध को लेकर के आया था, और दूध को लेकर के आया था मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आइए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, तो ये मैंने यार कल परसों ही आपको पेपर से 1-2 दिन पहले आपको एक वीडियो कराई थी, जून करंट अफेयर्स, उसमें मैंने सीधे सीधे बताया था कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई है फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, SC ST एंड कम्युनिटीज। चलते हैं जरा आगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, फेडरलिज्म बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, ए और ऑप्शन नंबर डी घुमा दिया थोड़ा। अच्छा अब आइए, देखो बी तो सीधे सीधे है कि भाई इंडियन फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज अ कांसेप्ट वेयर देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गेन्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम एनी पर्सन। तो ऑप्शन नंबर भी कह रहा है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट आर स्पेसिफाइड। तो क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया सेंटर स्टेट रिलेशन में, बिल्कुल सही था ये तो। पावर ऑफ यूनियन और ये अलग है, ठीक है। अच्छा अब देखो ऑप्शन ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैं इस स्टेटमेंट को सही मानता हूं, इसमें थोड़ा वेरिएशन भी मिल सकता है आपको। क्यों मानता हूं, क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स पे हमारा फेडरेशन डिपेंडेंट है, हमने भाई पूरी कंप्लीट लिस्ट बना रखी है। लेकिन फिर आता है कि सर ऑप्शन नंबर ए भी तो ठीक है, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल करते हैं। एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यार इसमें थोड़ा सा डाउट इसलिए है
क्योंकि जो पावर्स है ना गवर्नमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पावर दे रखी है, ठीक है, तो उन्हें क्रॉस चेक करता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट के, हाँ भाई ठीक है कि नहीं, लेकिन वैसे पावर्स को घटा बढ़ा नहीं सकता, यानी कि इंटरप्रेट नहीं कर सकता पावर को गवर्नमेंट की, है ना। तो मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा बॉयज। कुछ लोग डी के साथ भी जा रहे हैं, बट मैं यही कहूंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन फेडरलिज्म है, बट सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे एग्जीक्यूटिव में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम देखें, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 एंड 2। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, तो भैया ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2014 में तो नहीं हुआ था। क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस, तो 2 ओनली इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट, क्या ये बात ठीक है? नहीं, ठीक है, ठीक है। तेजस इज अ डेल्टा विंग फाइटर जेट, तेजस इज अ डेल्टा विंग फाइटर जेट, क्या ये बात ठीक है? ये ठीक है। रफाल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट, ये बात भी ठीक नहीं है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर 46। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। फाल्कन 9 किसने बनाया था? स्पेस एक्स ने, मैंने करंट अफेयर्स में आपको करा रखा है। ये सारी की सारी मिसाइल्स और न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल, सब मैं आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ में कराता रहता था और बोलता रहता था भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन मेड बाय रशिया। नेक्स्ट आइए, ठीक है। म्यूरिपोल सिटी फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया, तो भाई ये सी ऑफ अजोब पे है, सी ऑफ अजोब पे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ये नॉर्मल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको मे के करंट अफेयर्स की जो वीडियो कराई है, मैंने उसमें मैंने सीधे सीधे बता रखा है कि भाई यूएई के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करा है। 51 पे आते हैं, ठीक है। इंडियन प्रेस फेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसने बोला था कि भाई कुछ भी नहीं छाप सकती है इंडियन मीडिया, तो हमने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाता है और कॉमन सेंस से भी हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिटन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन लॉ मेंबर, नहीं, एनोनिमसली पास हो गया था ये, तो ये नाइदर 1 और 2 के साथ आप जाओगे। क्वेश्चन नंबर 52, बहुत इजी क्वेश्चन, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो 1878 सेकंड एंग्लो अफगान वॉर इज करेक्टली मैच्ड, ये आपका 83 में हुआ था, ये भी 83 में हुआ था, और ये 91 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन बिकेम वाइसरॉय। चलिए, सॉरी 89, लॉर्ड कर्जन 89। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं कि भाई कौन सी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत इजी है। छत्तीसगढ़ नहीं करता है, हरियाणा नहीं करता है, झारखंड नहीं करता है, एमपी नहीं करता है, तेलंगाना नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, ये देखो इतना इजी है, मैपिंग से करा था हमने, भाई कौन सा पास कहां पर है, कौन सा पास कहां पर, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर आपसे सिंपली इसने पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। तो बाराला आता है, फिर शिपकिला आता है, फिर जलेबी वाला बताया था सिक्किम में आपको, फिर बॉम्बडिला है अरुणाचल प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली नहीं वेस्टर्ली जरूर हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एल नीनो इज अ वार्म ओशियन करंट, बिल्कुल ठीक है। अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू आता है, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में बॉक्स बना के समझा रखा है, तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ये देखो ये तो मैंने क्लास में भी बोला था आपको और यूट्यूब क्लास में भी बोला, मैंने कहा देखो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल जरूर पूछा जा सकता है। मैंने बताया था आपको भाई भांगर और खादर, ये तो आपके न्यू एलुवियल के टाइप्स हो गए। फिर आता है आपका भावर। भावर मैंने बताया था कि जहां माउंटेन्स होता है आपके, वहां से जब रिवर्स निकल के आती हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं इस रेंज में, तो वहां पे क्या मिलता है आपको? ग्रेवल्स मिलते हैं। तो ए का 3 हो गया मेरा, ठीक है। अब जब मेरा ए का 3 हो गया तो यहां से मेरे को समझ में आ गया मेरा डी का तो 1 ही होगा, ठीक है, तो डेल्टा क्या होगा? मार्च होगा। बात आती है भांगर की और खादर की, ठीक है, बात आती है भांगर की और खादर की। तो जब भांगर और खादर की बात आती है तो इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आपको बताए खादर भाई न्यू एलुवियल है, खादर क्या है? न्यू एलुवियल है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2, तो बी का आ जाएगा आपका 4। भांगर में होते हैं आपके कंकर और खादर होती है सिल्ट, क्योंकि ये न्यू एलुवियल है, बिल्कुल सिल्ट लेकर के रिवर आती है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट, क्या नहीं कर सकती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? ऑप्शन नंबर डी, सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट इश्यू चेक्स। चलिए, लोन दे सकती है, इन्वेस्टमेंट दे सकती है, बोरो फ्रॉम बैंक कर सकती है, बट डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी देखो कितना इजी क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह कमेटी भैया हमारी क्यों बनाई गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी सर हमारी बनाई गई थी फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्री का नंबर, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी हमारी बेच देती है कुछ, जैसे हमने बोला भाई हम इस चीज का शेयर बेच रहे हैं, ओएनजीसी का बेच रहे हैं, रेलवे के बेच रहे हैं, तो जब हम इस तरीके से किसी गवर्नमेंट
एंटिटी का, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का जब तुम शेयर बेचते हो तो वो क्या बनाएगा, कैपिटल रिसिप्ट बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। चलिए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर में जीडीपी हमारी गिरी, जीडीपी गिरने के बाद फिर हमारी जीडीपी बता रहे हैं बड़ी है, तो कौन सा ग्राफ बनता है हमारा, वी ग्राफ बनता है। 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62। तो नीति आयोग ने 4 क्लासिफिकेशन करे थे, एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही है, परफॉर्मर सही है, फास्ट रनर नहीं था भैया, फ्रंट रनर था, अचीवर बिल्कुल ठीक था। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। 63 पाएंगे फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक, तो तानसेन। चलिए 64 पे आइए, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ठीक है, अदर साइड ऑफ साइलेंस लिखी है आपकी उर्वशी भूतेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन द बैंक, अगेन दिस इज द डाउटफुल क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी लगा सकता है इसमें अपनी मर्जी से, ठीक है, नो परफेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट इंडिया का सेंसस अटेम्प्ट कब हुआ था, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड, पूरी इंडिया का हमारा सेंसस कब हुआ था भाई साहब, वो हुआ था हमारा 1881 में। 72 में भी सेंसस हुआ था, बट वो पूरी ऑल इंडिया का नहीं हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट्स इन इंडिया, ये तो फ्री के नंबर थे। 4 मेजर पोर्ट है, इनमें जरा थप्पड़ मार के आना, 4 मेजर पोर्ट है, इतने सारे मेजर पोर्ट हम नहीं पढ़े थे, 150-250 हमारे माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है, और ये स्टेट गवर्नर के गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं हमारे माइनर पोर्ट्स। तो बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 हमारे ठीक हो जाते हैं। चलिए फिर आएंगे नेक्स्ट, मूविंग क्वेश्चन नंबर 68। तो ये आपको हेडक्वार्टर्स पूछ रखे हैं भाई साहब, ये तो प्लीज गलत मत करना, ठीक है। अब आपका एशियन का जकार्ता इन इंडोनेशिया, ठीक है, और आपका फिर आता है सीआईएस, सीआईएस के हेडक्वार्टर्स आपके हैं भाई मिन्स्क, यूरोपियन के आपके ब्रुसेल्स, और ओपीसी के हैं आपके वियना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रिस्पॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स। अब देखो ट्रूली स्पीकिंग तो मार्शिपिलास बेसिकली एक जानवर है जो प्रीमेच्योर बेबी को बाहर ले आता है कंगारूस की तरह, और फिर ऐसे करके, तो इसके हमें फॉसिल्स वगैरह मिले, तो इसके अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यू विल गो विद अपर क्रिटेशियस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार बार आपसे बोला था कि भाई बीआरओ इतना जबरदस्त काम कर रहा है, डीआरडीओ इतना जबरदस्त काम कर रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इज कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन सेंसिटिव एरियाज, बिल्कुल सही बात है। बीआरओ जो है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में लैंडिंग वैंडिंग जहां एयरपोर्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह के भी रिसेंट न्यूज चलते थे, तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। फिर आता है 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो। भाई अब आप कहोगे सर हम क्या क्या रट के जाए, जीवन खराब हो जाएगा सर, नाटो की कंट्रीज भी रट लेगा भैया। नहीं भैया, क्यों रटनी है आपको, आपको पता है बेलारस के रिलेशन रशिया से अच्छे हैं, तो नाटो की मेंबर हो ही नहीं सकती, बात खत्म थी, यहाँ पे इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 15th एशियन इंडियन समिट वाज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2022। क्या इस बात में कोई सच्चाई है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? चलो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरा ऑप्शन सिर्फ ठीक है इसका। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 3 साल 70 ईयर्स ऑफ एज, ये रिसेंटली चेंज हुआ था, इसलिए इसमें से पूछ भी लिया गया है। बिम्स्टेक इनिशिएटिव, कौन से नेशंस ऐसे हैं जो बिम्स्टेक के पार्ट हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 76 पाएंगे। अब देखो साइंस कितनी ईजी है भाई साहब, मतलब हंसी आ जाएगी आपको, बट हंसी क्यों आएगी, अब हंसी इसलिए नहीं आएगी, मैंने बार बार कहा कि भाई एक सब्जेक्ट इजी है तो दूसरी टफ है, तो हम ओवरऑल पेपर की बात करेंगे ना, भाई ओवरऑल पेपर में हम स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो हंसेगा कोई नहीं कि सर साइंस इजी थे। चलो स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम। देखो सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन आई है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है करंट एकदम से बढ़ जाता है सर्किट में, यार ये तो नॉर्मल लॉजिक लगा लो, इंक्रीजेस शार्पली। 77, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स। मैंने इतना बोला था कि भाई ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया है, मैंने कराया भी था, एग्जांपल भी करा रखे हैं इसके मैंने, ठीक है, इवन यूट्यूब तक पे मैंने इसका एग्जांपल बता रखे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, डबल हो रहा है मोमेंटम, तो भाई मोमेंटम कैसे डबल हो सकता है, तो मास तो डबल नहीं हो सकता। अगर आप भाई जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, मास तो कभी चेंज नहीं होता, तो यानी वेलोसिटी 2v हो गई होगी, तो दूसरी सिचुएशन में वेलोसिटी हो गई 2v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर होती है फॉर्मूला, v का हो गया 2v होगा, तो मेरा 4v स्क्वायर होगा, तो 4 में मैं बाहर लाऊंगा तो 4 गुना मेरी बढ़ जाती है, तो सीधे सीधा आंसर था आपका 77 का बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, ये आपका सीडीएस में था, फिर सीएपीएफ में पूछ लिया रिपीटेड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड से बात कर रहा है, कौन सी ऐसी ऑक्साइड्स हैं आपके एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड के पेज पर दी हुई बात है,
जरा पढ़ें एनसीईआरटी तो आपको समझ आएगा। देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 77 भी एनसीईआरटी का है, 76 भी एनसीईआरटी का है, मैं बता चलूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। तो बेकिंग सोडा क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ऐड करते हैं तो ब्लड जो हमारी ब्रेड है वो स्पॉन्जी कैसे होती है, तो जब ये इसका रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसे जगह चाहिए निकलने के लिए, तो जब वो जगह निकलती है तो केक वेक को फ्लफी बना देती है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे मैथ्स का क्वेश्चन है, तो फटाफट से समझेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट समझेंगे। देखो एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35 ईयर्स। तो मैं यहां लिख लेता हूं फादर एंड एल्डर सन की मेरी एज जो है, ठीक है, एवरेज एज कितनी है 35 है। तो एवरेज एज मेरी 35 है, तो एवरेज एज कैसे निकालते हैं, फादर की एज प्लस सन की एज अपॉन 2, ठीक है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के मेरी 70 ईयर्स। दूसरा आता है मेरा एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर ब्रदर, फादर और यंगर सन की एवरेज एज जो है वो 32 है, तो मेरा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा मेरा, सीधे सीधे बिल्कुल हो जाएगा सर। और तीसरी बात मेरे से कह रखी है एवरेज एज ऑफ 2 सन्स, यानी कि एल्डर सन और यंगर सन दोनों की एवरेज एज कितनी है 17 है, तो एज मेरी कितनी हो गई 34 हो गई। 3 इक्वेशन मेरे पास बन गए। मेरे क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज 2 सन्स, मतलब तीनों की एवरेज एज कितनी होगी। तो अगर देखो मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो ये कट जाएगा आपका, तो एवरेज ई एस माइनस बाई एस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, ई एस प्लस बाई एस मतलब एज ऑफ यंगर सन इज इक्वल टू 34, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब जब आप माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा एज ऑफ यंगर सन विल बी इक्वल टू एज ऑफ यंगर सन आपके पास कितनी बन जाएगी 2e, तो एल्डर सन की एज आपके पास बेसिकली यहां से बनेगी, वो बनेगी आपके पास 20 ईयर्स, ठीक है। 20 ईयर्स बन गई सॉल्व करके मेरे पास एल्डर की, चलो कोई बात नहीं। तो जब मेरे पे एल्डर की 20 बन गई तो मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकता हूं, मान लो इसमें रख दी मैंने, एल्डर की कितनी है मेरी 20 है, तो फादर की कितनी हो जाएगी 50। अब मैं मेरे को यंगर की निकालनी है, तो एल्डर की कितनी है 20 है, तो यंगर की कितनी हो गई आपकी 14 हो गई। तो मेरे को क्या पूछा है कि तीनों की एवरेज एज कितनी होगी, तो मतलब मेरे पास क्या हो गया 50 हो गया, और एक दूसरी वैल्यू मेरे पास थी 20 और फिर था 14, तो यानी ये हो गया मेरे पास 84। इसको एवरेज निकालने के मैं डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। 81 तो भाई साहब जिंदगी में जिसने छोड़ा होगा उसे पाप लगेगा। अ नंबर इज 184 मोर, मान लेता हूं कोई नंबर है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू x के 1/3 से 124 ज्यादा है, ठीक है। तो x माइनस एक्स बाई 3 यानी 2x/3 मेरे पास आ गया ये आपका 124, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी यहां से आ जाएगी सिंपली 186, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द फुल जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जरा एवरेज स्पीड का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है भाई साहब टोटल डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपॉन टोटल टाइम टेकन। दूसरा फॉर्मूला, आप में से कोई ऐसा महारत चीज जो ये नहीं जानता कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर फॉर्मूलेज हैं ये आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए, जग जाहिर। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मैं मान लेता हूं कि मेरा टोटल डिस्टेंस जो था, अज्यूम कर लेता हूं लेट टोटल डिस्टेंस इज x, मैं क्या मान लेता हूं लेट टोटल डिस्टेंस इज x, x नहीं मानता मैं 100 मान लेता हूं, चलो उससे और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 100 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है जरा देख लेते हैं आइए। तो एवरेज स्पीड मेरी फाइनल क्या दे रखी है 50, तो मैं इक्वेट करना शुरू करूंगा इक्वेशन में, फटाफट देखते चलना। 50 एवरेज स्पीड 50 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना माना हुआ है 100 अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो पहले 60 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल करे उसमें उसने 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो 3/4 हो गया आपका डिस्टेंस। तो आप सिंपली देखते चलना 3/4 अगर मेरा हो गया, 3/4 किसका होगा 100 का,
कितना डिस्टेंस, यानी कि 75। तो 75 जो डिस्टेंस है उसने वो कैसे ट्रेवल करा, मतलब 75 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेरा हो गया पहला टाइम t1, और दूसरा टाइम टेकन कितना रहा मेरा, ठीक है, दूसरा कितना रहा, वो का मेरा दूसरा डिस्टेंस कितना है मेरा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 कितना हो गया 2500 का, और v, ठीक है। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ v बतानी है, हमें इक्वेशन सॉल्व कर लो, जिसको नहीं आती इक्वेशन सॉल्व करना वो जरा यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 50 इज इक्वल टू 100, अब इसको आप देख लो, 15 5 75, 15 4, ये आपका ऐसे कट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 5v अपॉन में, ये कितना आ गया आपका 5v प्लस 100 अपॉन में 4v, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आप अगर इसको आगे सॉल्व करते हो ये हो जाएगा आपका 400v, ठीक है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा हो गया 400v अपॉन 5v प्लस 100, चलिए, तो इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 100/3। तो इतना इजी क्वेश्चन था, आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करनी थी वैल्यूज, और आपका आंसर आ गया 100/3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे जाते हैं। भाई सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 10 डेज। मैंने बोला ए और बी दोनों मिलकर के 10 दिन में कर लेते हैं, और बी अलोन कैन कंप्लीट इन 15 डेज। और बी अलोन कितना कर लेता है, ये कितने में कर रहे हैं 10 डेज में, और बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। चलिए अब मैं दोनों का एलसीएम अगर लेता हूं, 30 एलसीएम आया, और यहां से मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा इनकी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 10 3 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और सिर्फ बी की 2 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, निकालनी है आपको, तो बी की माइनस कर दो इसमें, ए प्लस बी माइनस बी, तो आपके पास क्या बनेगी 1। ए की एफिशिएंसी 1 है, टोटल यूनिट्स कितने हैं काम करने के 30। तो एक अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 30 यूनिट कितने में करेगा 30 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ 5 नंबर्स, जैसे मैं 5 नंबर मान लेता हूं ए बी सी डी ई, ठीक है, और क्वेश्चन कर रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ 5 नंबर। एवरेज फर्स्ट 4 की क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 25। फिर बोला है लास्ट 4 नंबर्स की एवरेज जो है वो 20 है। लास्ट 4 नंबर क्या है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ये कितनी है 20 है। तो मेरी एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू 80। देखो अब जब आप दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो ए माइनस ई इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में पूछ कर आपसे भाई डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, तो ए माइनस ई का डिफरेंस कितना आ रहा है 20, तो 84। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, भाई साहब इतना चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला है, जहां आप सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हो, सोडियम कार्बोनेट जिसे आप डिटर्जेंट भी बोलते हो, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसमें हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, वहां मैंने बोला था आपको कि लास्ट वाली लाइन में सिंपली दे रखा है कि भाई बोरेक्स इससे बनाया जाता है, एनसीईआरटी में आपके लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर ऊपर की साइड दे रखा होगा। तो भाई साहब सोडियम कार्बोनेट से हमारा क्या बनता है, बोरेक्स बनता है, इसको कोई कैसे भूल सकता है। सिनेबार किसका हो रहा है, मरकरी का, सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिख रखा है, मैंने यूट्यूब पे भी बता रखा है। व्हाइट गोल्ड किसका अलॉय है, गोल्ड निकल और पैलेडियम का है, ठीक है, और इसमें मैग्नीज भी होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, इसीलिए हम ये ऑप्शन नहीं लगाएंगे। तो गोल्ड निकल और पैलेडियम का हमारा जो अलॉय है दैट इज बेसिकली योर व्हाइट गोल्ड। आगे आते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। यार ये तो आपका वो सिंपल रिएक्शन था कि भाई निकल एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कलीन्स में, मतलब जो अनसैचुरेटेड है उन्हें सैचुरेटेड बनाने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएक्शन हुआ, दो चीजें मिलकर एक चीज बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। एटॉमिक रेडियस क्या है, अब ये आपका आएगा 37 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा 37 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 91 है, 5 लोग हैं, एक जगह मान लेते हैं ये है मेरी 5 कुर्सियां हैं, 2 3 4 5 कुर्सी है मेरे पास, ठीक है, 5 कुर्सी है, मतलब 5 दोस्त है मान करके चल लो। 5 दोस्त घूमने गए और 5 में से 2 कपल है, ठीक है, बाकी 3 को जलाने के लिए ले गए वो, ठीक है, बाकी 3 को जलाने के लिए ले गए, 2 कपल है, मतलब एक कपल है 2 लोग हैं, हुए ना, एक कपल तो 2 लोग होते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस 5 पीपल बी सीटेड इन अ रो हैविंग 5 चेयर्स ऑफ द कपल टू बी सीटेड वन नेक्स्ट टू अनदर।
अब जहां भी ये जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बैठ रहा है, मूवी देखने बैठ रहा है, कहीं भी देख रहा है भाई साहब, कपल तो साथ साथ बैठे, तो उन्होंने कहा भाई हम चिपक के बैठेंगे आसपास, बाकी तुम कहीं भी बैठते रहो। तो हमें पूछा गया कि कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे ये 5 लोग इस तरीके से बैठ जाएं। तो कितने तरीके हो सकते हैं फटाफट से देखेंगे, कितने तरीके। अब देखो, मैं अगर सिंपली मानूं कि भाई एक तो ये पोजीशन है मेरी, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी जो पोजीशन है उसको एक ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, वो तो चिपक के बैठेंगे, ठीक है, दो जिसमें एक जान, तो वो उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो कितने डिफरेंट वेज में हम बैठ सकते हैं, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट वेज में। अब आप ये देखो ना, इधर बैठे हैं मिसेस सीता, इधर मिस्टर राम बैठे हैं। मिस्टर राम ने कहा तुम इधर आओ और मैं इधर आता हूं, तो मिस्टर राम इधर आ गए, मिसेस सीता इधर आ गए, यानी कि वो आपस में भी तो जगह बदल सकते हैं ना। 2 फैक्टोरियल इसका हो गया। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, दो दोस्त हैं भैया 10 किलोमीटर अपार्ट, 10 किलोमीटर की दूरी पे दो दोस्त खड़े हैं, दोनों ने कहा ठीक है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐसे छोड़ के जा रहा है, दोनों ने कहा नहीं जाऊंगा, छोड़ के आता हूं वापस, ठीक है। तो दो फ्रेंड है 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं, हमने कहा एक यहाँ एक यहाँ, तू कल चला जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसने जाना कैंसिल कर दिया। उसने कहा 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था, बिल्कुल एकदम बस पकड़ने जा रहा था, फिर उसने कहा नहीं दोस्त से मिलना है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं, एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, 14। अब सोचो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो स्पीड ऐड होगी ऑब्वियसली, आप भी भाग रहे हो मैं भी भाग रहा हूं, तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा, ठीक है। हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर, कितने टाइम में भाई साहब दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस बॉयज कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस आपके पास कितना है, तो डिस्टेंस मेरे पास 10, स्पीड मेरे पास कितनी है, दोनों ऐड हो जाएगी 24, ठीक है। ये मिनट्स में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, हम आवर्स में कैलकुलेट कर रहे थे, तो अब आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 6 15, तो जाएगा आपका 150 बाय 25 मिनट्स, ठीक है। 3 2 6 ऐसे काट के और 5 और फिर ये 5 बार, तो आपके पास 25 मिनट्स आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, अब ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इजी है। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, 3 बार कॉइन को उछाला गया, तो यानी कि टोटल कितना बन गया, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तीनों हेड आ गए, तीनों हेड आ गए, फिर 2 हेड आ गए, एक टेल आ गया, ठीक है, फिर एक हेड आ गया, एक टेल आ गया, एक हेड आ गया, फिर 2 टेल आ गए, एक हेड आ गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन आगे, एक टेल आ गया, 2 हेड, एच एच मान लो इसको, ठीक है। बाकी हम तीनों में टेल 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 आ गया, हेड आ गया, 2 टेल आ गए, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, ठीक है, और टेल टेल और हेड आ गया। तो मतलब 4 वाली सिचुएशन में देखते हो कि 2 हेड कभी एक साथ आ ही नहीं रहे। हमें क्वेश्चन में कहा है एग्जैक्टली 2 हेड जिसमें हो, तो एग्जैक्टली 2 हेड एक इसमें है, एक इसमें है, एक हमारे इसमें है, तो 3 बार आ रहा है, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। फटाफट आइए, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है एक टेस्ट है, 25 एमसीक्यू है टेस्ट में, हर सही आंसर के लिए, हर सही आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, गलत के लिए काट लिया जाता है। कैंडिडेट के 74 नंबर आए हैं, तो कितने उसने अटेम्प्ट नहीं करे। तो ऑप्शन से चलते हैं, पहले लेते हैं ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4, अगर मैं ऑप्शन 4 लेता हूं, मतलब कि 4 उसने अटेम्प्ट नहीं करे, तो मतलब अटेम्प्ट कितने करे होंगे, 21 करे होंगे। जरा देखते हैं क्वेश्चन में रिवर्स चलेंगे, ऐसे 21 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं, 21 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे हैं उसमें से जितने सही होंगे उसके 4 नंबर मिलेंगे उसके 4x, ठीक है। अच्छा, गलत कितने होंगे, 21 माइनस एक्स, क्योंकि x तो सही है और गलत के नंबर कितने कट रहे हैं 1, ठीक है। तो टोटल सही में से नेगेटिव मार्किंग में कम कर दूंगा, तो मेरे टोटल नंबर उसके बच्चे के बनना है 74, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 5x इज इक्वल टू 95, x इज इक्वल टू 90, तो बिल्कुल सही सेटिस्फाई हो रहा है मेरा, यानी मैंने 19 ठीक करे, ठीक है। 19 क्वेश्चन उसने सही से अटेम्प्ट करे, बाकी उसने गलत कर दिए और बाकी छोड़ दिए। तो अब मैं आप बोलोगे सर 4 पे ही आपके रुक गए, क्योंकि बाकी किसी से भी आप वैल्यू निकालोगे ना, तो ये जो x की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में या फ्रैक्शन में आएगी, और पॉइंट में आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कंप्लीट एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं फटाफट से, अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ, अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइंस कंसिस्टिंग ऑफ रुपीज 2 एंड 5 कॉइंस, 2 रुपए के और 5 रुपए के भाई साहब कितने 100 सिक्के हैं बंदे के पास, 2 रुपए के और 5 रुपए के कितने हैं 100 सिक्के हैं। टोटल वैल्यू जो है कॉइन्स की वो 320 है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे उस पर। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन होता है, मतलब टोटल सिक्के कितने 100, 100 में से 100 में से कुछ 2 के सिक्के होंगे, x है मतलब 2 के सिक्के, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2x, ठीक है।
5 के सिक्के कितने होंगे? 100 माइनस 2x, 100 माइनस x सॉरी, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो जब मैं इन दोनों की वैल्यू जोड़ दूंगा तो 2x प्लस 100 माइनस x इंटू 5, तो टोटल वैल्यू मेरे पास 320 है। ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है, माइनस 3x मान लो, 3x मान लो, बात तो बराबर ही पड़ेगी। 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60। x नंबर मेरा क्या था कि मेरे पे कितने 2 रुपए के कॉइन है, तो x इज इक्वल टू 60 आपका बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स इसका आ गया। 96 पाएंगे, टेक्नोलॉजी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम, ठीक है, लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम, ये इसका सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट इंजन्स। सॉलिड फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं रॉकेट इंजन्स के लिए, क्या इस बात में सच्चाई है? ठीक है। दूसरा है कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल, कंपेयर टू liquid fuel propelled rocket engines the thrust per amount of fuel burnt is higher in solid fuel propelled। ये एक थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए अभी करंट, सो काइंडली डू चेक इट आउट। यही 3 क्वेश्चन थे आपके जिनके मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मिसाइल अग्निवन ब्रह्मोस धनुष। तीनों में से क्रूज मिसाइल कौन सी? क्रूज मिसाइल जो ऐसे डांस करती हुई जाती है, हाइपरसोनिक जो एक जगह छोड़ दूसरी जगह टक जा करके लड़ जाती है, तो भैया कौन सी है हमारी? 2 ओनली, ब्रह्मोस इज क्रूज मिसाइल। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स। भाई साहब 3 हेलीकॉप्टर दिए हैं, तो विच वन अबव हैज अ टरेट गन रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल, दैट इज रुद्र ओनली, बाकी तो छोटे हैं। रिसेंटली इंडिया गेव अ कोस्टल रडार सिस्टम टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किसको दिया हमने कोस्टल रडार? भाई साहब हमने दिया है मालदीव्स को। फटाफट फटाफट आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो 101 का अगर आप करेक्ट रिस्पॉन्स के साथ जाते हो, ऑप्शन नंबर बी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को डील करोगे। ठीक है, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है वीडियो के लिए, तो मैं फटाफट से बस बताऊंगा कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है, स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है। तो भाई क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर्स का होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। जब आप n इज इक्वल टू 10 रखोगे, क्योंकि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बोल रखा है, तो n इज इक्वल टू आप 10 रखोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, और इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार सॉल्व कर लेना, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम अ शॉप, उस पर 10% डिस्काउंट मिलता है और 10% उसे कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, 10% उसे कैशबैक मिल जाता है। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव डिस्काउंट, क्योंकि जैसे 10% तो आपको वैसे छूट मिली, 10% आपके फोन पे या गूगल पे कैशबैक आ गया, तो टोटल डिस्काउंट तो आपको मिला करके मिला, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव। ठीक है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, मतलब 10% डिस्काउंट मिला, कम हुए पैसे, माइनस 10, ठीक है, 10 इंटू 10 और माइनस 1 आउट आपका हो गया। चलिए माइनस 1, तो आपका कितना हो गया? 19 प्लस 1 होगा, सॉरी, तो 19%। सॉलिड स्पेरिकल बॉल है, मेड ऑफ आयरन, इज मेल्टेड। इसका मैं सीधा आंसर बताता हूं, सॉल्व कर लेना एक बार। 1:9 टाइम का है हमारे पास। सपोज अ बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, ये भी सेम तरीके से आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका सीआई दे रखा है, सीआई का नेट इफेक्ट आपका 21 आएगा, तो आर इंटू टी 21, आर इज इक्वल टू 10.5 आ जाएगा आपका। रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 25 किलोमीटर, इसका आपका सही आंसर आएगा 12.33। ट्रक एंड रेजार, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे है जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हर सब्जेक्ट की नॉलेज लगा दो। क्रस्ट एंड ट्रक याद है आपको, ऐसे बनाते थे हम वेब के लिए, क्रस्ट एंड ट्रक। तो ट्रक नीचे वाला रीजन रहता था, क्रस्ट ऊपर वाला होता था। वैसे ही रिज क्या है? ऊपर वाला एरिया रहेगा, ये रिज है, ये क्या है? मेरा ट्रक है। ठीक है, अब पूछा क्या होते हैं ये? इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड ऑफ हाई प्रेशर। ऊपर प्रेशर लो होता है कि ज्यादा होता है, बताओ? ऊपर प्रेशर लो होता है कि ज्यादा होता है? तो ऊपर हाई लो प्रेशर होता है, नीचे हाई प्रेशर होता है। इतना कॉमन सेंस है, देखो कितना कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप सोचोगे सर फिर इससे हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तो और कैसे होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व? हो तो क्या, इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि पहले क्या है? ट्रक है आपका, तो ट्रक पे क्या होगा? नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम। बात कर रहा। नेक्स्ट आओ, बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट फॉरेस्ट कैनोपी के साथ आप जा सकते हो। और आपका ऑर्गेनिज्म जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हेलो का मतलब ही सॉल्ट होता है, आपका क्वेश्चन वैसे ही हो जाना था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक्सेल। ठीक है, लिनक्स का ही उबुंटू है, तो एक बार ये देख लेना। फिर आता है आपका कि इनमें से कौन सा नहीं है? डीएनएस। 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सी है जो पावर इंक्रीज करती है सिग्नल्स के?
तो ट्रांजिस्टर का काम होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 भाई साहब, ये तो ऐसे क्वेश्चन है साइंस के जो बोलता हूँ आएंगे और वही आएंगे, ठीक है। आपको पूछा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन कैसे करोगे। मैंने बार बार बोला कि प्रोकैरियोटिक के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होती है, नो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बात खत्म। फिर यूकैरियोटिक को कैसे डिफाइन करोगे, तो न्यूक्लियोलस, ये क्या है, बकवास है, क्रोमेटिन मटेरियल रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक बात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर लाइसोसोम्स। ये तो मैंने तुम्हें क्लास में बोला था। मैं क्लास में क्या बोला था, मैंने कहा देखो लाइसोसोम में एक क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम कौन बनाता है, तो गोल्गी बॉडी बनाती है, लेकिन लाइसोसोम के अंदर का सेक कौन बनाता है, वो आरईआर बनाता है। मैंने बोला था फंसाएगा इस पे, और वही क्वेश्चन आपको दिया। चलिए फिर आता आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट सेल्स ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने कितनी बार बोला था यार कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होगी, वैक्यूल्स नहीं होते, लार्ज न्यूक्लियाई क्यों होगा, क्योंकि जब सेल को करना है डिवाइड तो उसे इंफॉर्मेशन भी तो कैरी करनी है, इनहेरिटेंस की। 4 चैम्बर हर्ट क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बेकार, मतलब फेवरेट क्या ही बोले, बेकार ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो उसी को पूछ लेता बार बार। अच्छा, बोल रहा है भैया हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2 क्रॉप वेराइटीज को हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉसिंग कराते हैं। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को, 2 वेराइटीज को, अलग अलग वेराइटीज को, हम पता ही नहीं था क्वेश्चन, हमने इंटरजेनिक ढूंढ लिया पर, ठीक है, हमने इंटरजेनिक ढूंढ लिया, क्योंकि इसका सही ऑप्शन है 116। 117 पे आते हैं भाई, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो मैग्नीशियम इस मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि मैग्नीशियम इज यूज्ड क्लोरोफिल वगैरह बनाने में, मैग्नीशियम बहुत यूज होता है, क्लोरोफिल भर भर के होती है प्लांट के पास, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बर्ड्स किस में होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होते हैं, मैंने बहुत बार पढ़ाया था। फ्लोएम फूड, बात खत्म। 2 ऑब्जेक्ट्स एक्सटेंड बाय हैव इक्वल मास एंड आर मूविंग एट स्पीड u and v, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, kx अपॉन k, भाई क्या रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो kx मेरी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ मास इक्वल मास है, ठीक है। v क्या है, u है, u स्क्वायर, हाफ मास सेम है 3u का स्क्वायर, मास सेम है, तो आप सिंपली लिख सकते हो क्या, 3u का स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m आपका कटेगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर चला जाएगा, सॉरी 9, 3u का होल स्क्वायर हो गया, तो 9u स्क्वायर हो गया आपका। तो आपका क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, सी। ऑप्शन नंबर सी से आपका क्लोजली रिजेंबल करेगा क्वेश्चन नंबर 120। 120 बनाते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार मिली बार होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर आपका नहीं होगा इसका यूनिट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस किससे नहीं बना सकते, एल्यूमिनियम से, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम के आर पार दिखता ही नहीं है, तो क्या मतलब ये, ठीक है। ऑप्टिकल फिनोमेना ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है, ये तो सब जानते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है, कौन सी है, जनरेटर, ठीक है, बिजली बनाता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है तो भैया कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव होती है, यानी -2 मीटर। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 अपॉन 2 -0.5 डायोप्टर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 125। सो गाइस दीज आर द आंसर्स, इन्हें मार्क कर सकते हो यार, और मार्क करने के बाद देखो कितना स्कोर बन रहा है। 120 के आसपास अगर आप हो तो यू आर इन द गेम। 120 to 125। पेपर 2 कैसा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। ऑल्सो लास्ट में यही कहूंगा, जस्ट डोंट पैनिक, अपना गिव अप मत करो कि पेपर कैसा है कैसा नहीं है। अच्छे होते हैं पेपर, मेहनत करने से और अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये चीज देखेंगे, एक बार कट ऑफ वगैरह देखो, और कोई टेंशन नहीं लेनी, फिर से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर से शुरू करेंगे। सीडीएस के बाद फिर से मैं सीएपीएफ के लिए सारी चीज आपके लिए लेकर के आऊंगा, बैच भी, और हम यूट्यूब पर भी सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। सो गाइज ऑल द बेस्ट, यहाँ से चेकआउट करो यार, एंड अच्छे से रहो। आज पार्टी करो, इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, आराम से पार्टी करो चेक करने के बाद, या जब भी चेक कर रहे हो, ठीक है। सो बाय एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद बॉयज।